बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलाइका है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है दैट इज़ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हमारे पास थर्ड नंबर पे हमारे पास कॉमन जो कार्सिनोमा वो आता है। फर्स्ट नंबर पे जो है जिसकी वजह से डेथ होती है कैंसर, वो लंग कैंसर है। सेकंड हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है और थर्ड कॉमनेस्ट जो हमारे पास कैंसर है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं दैट इज़ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक, रेक्टम जो है हमारे पास सबसे कॉमन साइट है। इसके अलावा ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में किसी पार्ट पे भी हो सकता है, कॉलोन की किसी पार्ट पे भी हो सकता है, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। ठीक, हमारे पास स्टार्ट में जब इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है स्टार्ट होता है इस अल्सर की फॉर्म में हमारे पास ये स्टार्ट होता है। ठीक, ये हमारे पास पहले इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पर डिस्प्लेजिया होगा, मेटाप्लेजिया होगा, एडिनोमा। हमारे पास एडिनोमा के ज़रिए ये स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होगा। पहले एडिनोमा डेवलप होगा, फिर स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होगी और फिर वो हमारे पास मैलिग्नेंट कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा। ठीक, इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हमारे पास ये जेनेटिकली रिलेटेड है। तो अगर किसी एक पर्सन को होता है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। रिस्क फैक्टर्स इसके हमारे पास ओल्ड एज आ जाती है कि 59 ईयर्स ओल्ड, 60 से अबव हमारे पास कोई बंदा हो उसको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पर्सन जो लो फाइबर डाइट लेते हों, जिनकी डाइट में हमारे पास अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो, जो रेगुलर चेन स्मोकर्स हों, या जिनको ऑलरेडी किसी बीमारी की वजह से या उनके ऑक्यूपेशन की वजह से एब्डोमिनल पेल्विस रेडिएशन पहले से बहुत ज़्यादा मिलती रही हों, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी जो होता है वो हमारे पास कैंसर को लीड कर रहा होता है। हमारे पास इसके स्प्रेड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो तरह से स्प्रेड हो सकता है। एक हमारे पास लोकल स्प्रेड होगा और एक हमारे पास डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी। लोकल स्प्रेड में अगर पेशेंट हमारे पास मेल है तो प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और ब्लैडर को इन्वॉल्व कर सकता है। एंटीरियर सरफेस पे अगर पेशेंट हमारे पास फीमेल है तो उसके वजाना या यूट्रस पे मेटास्टेसिस हो सकती है। लेटरल स्प्रेड की बात करें तो यूरिटर होगा हमारे पास दोनों सेक्सेस में। और अगर हम पोस्टीरियर स्प्रेड की बात करें तो वो हमारे पास सैक्रम या सैक्रल प्लेक्सस को इन्वॉल्व करेगा। डिस्टेंट स्प्रेड में हमारे पास जो आते हैं ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास लिवर होता है, लंग्स आ जाते हैं और हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड होती है। ठीक, लिवर में मेटास्टेसिस करेगा, लंग्स में मेटास्टेसिस करेगा हमारे पास। ठीक, और एक सेकंड रूट जो होता है हमारे पास लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होती है। हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की स्टेजिंग दो वे में करते हैं, एक हमारे पास ड्यूक स्टेजिंग होती है और एक हमारे पास टीएनएम स्टेजिंग होती है। ड्यूक स्टेजिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास हम इसकी 3 स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास होता है स्टेज ए, स्टेज बी और एक स्टेज सी। स्टेज ए में हमारे पास ये होगा कि जो कार्सिनोमा जो होगा वो सिर्फ रेक्टल वॉल जो होगी उसकी हमारे पास म्यूकोजल वॉल जो होगी मस्कुलरिस म्यूकोजा वहाँ तक ही आएगा। ठीक, उससे आगे ये मेटास्टाइज नहीं किया हुआ होगा। इस स्टेज को हम स्टेज ए कहते हैं। हमारे पास 15% केसेस इस तरह होंगे और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो एक्सलेंट है। स्टेज बी में हमारे पास जो ग्रोथ है उसने एक्स्ट्रा रेक्टल टिश्यू को तक एक्सटेंड कर चुकी है, यानी सराउंडिंग के टिश्यूज़ और जो फैट है, फैट तक तो नहीं लेकिन सराउंडिंग टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास जितनी भी रेक्टल की लेयर्स हैं, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, सिरोजा, यहाँ तक हमारे पास ये जो होती है जो हमारे पास कैंसर जो होता है, ट्यूमर जो होता है वो ग्रोथ एक्सटेंड कर चुका होता है। और इसकी 35% केसेस जो होते हैं हमारे पास स्टेज बी के होते हैं और इसकी प्रोग्नोसिस रीजनेबल होती है, ना इतनी अच्छी और ना इतनी बुरी। स्टेज सी में हमारे पास जो होता है जो लिम्फ नोड जो होते हैं, रीजनल लिम्फ नोड जो होते हैं वो इवॉल्व हमारे पास कर चुके होते हैं। 50% केसेस जो होते हैं हमारे पास इसके होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक C1 होता है और एक हमारे पास C2 होता है। ठीक, C1 में हमारे पास जो होता है कि लिम्फ नोड्स लाइक बाउल वॉल तक जो होती है वो पहुंच चुकी होती है, मतलब लिम्फ नोड जो होते हैं वो मेटास्टाइज नहीं होते। और हमारे पास C2 में जो होता है वो लिम्फ नोड जो होते हैं वो मेटास्टाइज कर चुके होते हैं। एक हमारे पास फोर्थ स्टेज होती है स्टेज डी, जिसको ड्यूक से नहीं बल्कि एस्टर एंड कॉलर स्टेज हम बोलते हैं। ये अलग से स्टेज थी जिसमें हम इसको कहते हैं कि जो हमारे पास कार्सिनोमा है वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस कर चुका है, यानी लोकल जो हमारे पास लिम्फ नोड है वहाँ पर नहीं, दूर कहीं लंग्स में, लिवर में या एड्रीनल ग्लैंड, ब्रेन की तरफ या बोन्स की तरफ ये मेटास्टाइज कर चुका है। सेकंड हमारे पास इसकी जो स्टेजिंग का मेथड होता है दैट इज़ TNM। हमारे पास अगर T1 होगा तो सिंपल है कि ट्यूमर जो है उसने सिर्फ अभी सब म्यूकोजा को इन्वेट किया है। अगर T2 है तो मस्कुलरिस लेयर तक हमारे पास वो जा चुका है।
T3 जो है हमारे पास वो सबसरोसा तक जो है वो पहुंच चुका है और जो पेरिरेक्टल टिश्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। T4 का मतलब ये कि सराउंडिंग के जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्वेड कर चुका है, या जो विज़रल पेरिटोनियम है वहाँ तक हमारे पास ट्यूमर जो है वो एक्सटेंड कर चुका है। फिर अगर N0 है तो कोई भी रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं हुई हुई। अगर N1 है हमारे पास तो 1 से 3 के दरमियान में कोई लिम्फ नोड्स जो हैं वो मेटास्टाइज हो चुके हैं। अगर N2 स्टेज है हमारे पास तो 4 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमारे पास मेटास्टाइज कर चुके हैं। और अगर हमारे पास N3 स्टेज है तो जितना भी हमारे पास लिम्फ नोड का एक ट्रैक आता है उस एरिया में वो सारा का सारा जो होगा हमारे पास वो मेटास्टाइज हो चुका होगा। फिर अगर हमारे पास M0 की कंडीशन आती है तो कोई भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुई हुई, और अगर हमारे पास M1 की कंडीशन आती है तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई हुई है। इसके क्लिनिकल हमारे पास फीचर्स की बात करते हैं तो पेन होगा और वेट लॉस होगा। वेट लॉस जो होता है वो हेपेटिक मेटास्टेसिस का सजेस्टिव होता है कि हमारे पास कैंसर या ट्यूमर है वो हमारे हेपेटाइटिस लिवर तक पहुंच चुका है। सेकंड हमारे पास अल्टर बाउल हैबिट्स होंगी। टेनिसमस की कंडीशन आएगी। टेनिसमस हमारे पास हम रेफ़र करते हैं कि इनकम्प्लीट डेफिकेशन, कि एक पर्सन डेफिकेट कर चुका है लेकिन स्टिल उसको अर्ग होगी डेफिकेशन की। ब्लीडिंग पर रेक्टम होगा हमारे पास। ब्लीडिंग जो है वो सबसे अर्लीस्ट और कॉमन सिम्टम है हमारे पास कि ब्लीडिंग होगी। इन्वेस्टिगेशन में हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर तो कैंसर हमारे पास रेक्टम का है तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। अगर कोलोन वगैरह का है तो ये हमें कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देगी। प्रोक्टोस्कोपी करेंगे और बायोप्सी करेंगे। अगर कोलोन में हमारे पास तो हमें पूरी कोलोनोस्कोपी करनी पड़ेगी। हम एक्सरे करेंगे, इरेक्ट एक्सरे करेंगे। इरेक्ट एक्सरे में हमारे पास ये होगा कि हमें फ्लूइड एयर लेवल जो होगा वो दिख जाएगा और वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हुई हुई है। और हम बैरियम अनीमा का प्रोसेस करेंगे जिसमें हम डबल कॉन्ट्रास्ट देते हैं ताकि हमें क्लियरली विजुलाइज हो जाए कि हम लेयर का उसकी म्यूकोजा जो होती है हमारे पास इंटेस्टाइन की, कोलोन की, वो भी हमें कम्प्लीटली दिख जाए। मैनेजमेंट में हमारे पास सर्जरी जो है वो क्यूरेटिव थेरेपी है। ठीक, सर्जरी हमारे पास ऑप्शन होता है और सर्जरी में हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक एंटीरियर रिसेक्शन होता है और एक हमारे पास एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन होती है। इसके अलावा हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी कर सकते हैं और वो सर्जरी के सक्सेस के चांसेस को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक, हमारे पास एंटीरियर रिसेक्शन में भी 2 तरह की हो जाती है। एक हमारे पास हाई होती है और एक हमारे पास होती है लो एंटीरियर रिसेक्शन। लो एंटीरियर रिसेक्शन जो होगी हमारे पास हम वो लोअर थर्ड ऑफ द रेक्टम के लिए करेंगे। ठीक, और एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन जो होगा वो बिल्कुल ही हम लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम जो होता है हम उसके लिए एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन करते हैं। ठीक, एंटीरियर रिसेक्शन में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास जो एनल कैनाल है हमारे पास और जो स्पेंटर है वो इन्वॉल्व नहीं हुए हुए तो उसके लिए हम एंटीरियर रिसेक्शन करते हैं। इसमें हम मीज़ोरेक्टम को रिमूव करते हैं, रेक्टम और सिग्मॉइड को रिमूव करेंगे, जो हमारे पास लिम्फ नोड्स होंगे उसको हम रिमूव करेंगे और फिर रिस्टोर हम करते हैं एनास्टोमोस बना के। या तो हम कोलोन और एनल का डायरेक्ट एनास्टोमोसिस बना देंगे, या तो अगर हमारे पास हमने कोलोन और सिग्मॉइड और ये सब हमने रिमूव कर लिया तो हम डायरेक्ट जे पाउच बनाएंगे जिसमें हम इलियम और एनल कैनाल को आपस में एनास्टोमोस कर देते हैं। सेकंड हमारे पास एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन आ जाती है। ठीक, इसमें ये हम तब करते हैं कि जिसमें एनल स्पिंटर को हम प्रिजर्व नहीं रखना होता है, जिसमें हमारे पास एनल स्पिंटर जो होता है वो इन्वॉल्व हो चुका होता है, एनल कैनाल जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक, इंडिकेशन ये होगा कि जब हमारे पास ट्यूमर जो है 2 सेंटीमीटर बिलो एनल मार्जिन हमारे पास प्रेजेंट है या एनल स्पिंटर को ट्यूमर ने इन्वॉल्व कर लिया है तो इस कंडीशन में हम एब्डोमिनल रिसेक्शन करते हैं। ठीक, कि हमारे पास इस एरिया में अगर ट्यूमर है तो इसके लिए हम एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन करेंगे और तो इसकी केस में हम कोलोस्टोमी हमें करनी पड़ती है। थैंक यू, ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी और होपफुल आप लोगों को समझ आया हो।